एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्रेंड्स। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में क्लास 7 के साइंस का चैप्टर 4 हीट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने हीट के बारे में जाना था कि हीट क्या होता है और क्या क्या बनना है, इन सब के बारे में जाना था। और थर्मोमीटर कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर, हम थर्मोमीटर को कैसे रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स से एक स्केल को लेकर अपने पास रखिए। ठीक है, उसके हेल्प से आप समझने में आपको आसानी होगी। वैसे फिगर में यहाँ पे एक स्केल दिया हुआ है, देख रहे हो आप, एक तरफ डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है, दूसरी तरफ फ़ारेनहाइट है। ठीक है, आप इससे मैं समझाने की कोशिश करूँगी और पास में आप अपने स्केल को भी रखिए। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन टू बिगर मार्क्स। यहाँ पे अब बात हो रही है कि आपको नोट करना है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बिगर मास। तो कौन से बिगर मास की बात हो रही है कि आपके पास स्केल है, तो जैसे स्केल में बड़े मार्क क्या हो सकते हैं, जैसे 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 ये दोनों क्या बिगर मार्क हैं। और इस फिगर में आप देखो तो यदि आप सेंटीग्रेड वाले साइड देखोगे तो बिगर मार्क क्या हो गया, 20, फिर 10, फिर 0, इस तरह से। जहाँ पे 20 लिखा है वो बिगर मार्क पहला हुआ, फिर 10 जहाँ लिखा है वो बिगर मार्क हुआ। फिर आप फ़ारेनहाइट साइड देखोगे तो जहाँ 0 लिखा है वो बिगर मार्क है और दूसरा 20 जहाँ लिखा है वो बिगर मार्क है। ठीक है, तो ये आपको नोट डाउन करने बोला है कि क्या दोनों के बीच का डिफरेंस है। जैसे सेंटीग्रेड वाले में क्या डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 10 का। 20 माइनस 10 करोगे तो डिफरेंस आएगा आपका 10। ठीक है, और यदि फ़ारेनहाइट वाले साइड का करो डिफरेंस तो 0 से 20, तो 20 का डिफरेंस आ रहा है ना। फिर पॉइंट 2 है कि नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन इज शोन बाय स्मॉलर मार्क बिटवीन टू बिगर मार्क। इन दोनों बिगर मार्क के बीच में देखिए आप छोटी छोटी लाइनें हैं, स्मॉल डिविजन्स हैं। ठीक है, तो इसको काउंट करने बोला जा रहा है कि कितने नंबर ऑफ स्मॉल डिविजन्स हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि 10 से 20 के बीच में 5 डिविजन्स है, या फिर आप स्केल यदि देख रहे हो तो स्केल में 1 से 2 के बीच में कितने 10 स्मॉल डिविजन्स हैं। ठीक है, तो फिर अब क्या करना है आपको कि सब थर्ड स्टेज में है, सपोज द बिगर मार्क रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन देम। ठीक है, मानो कि जो आपका फर्स्ट वाला जो बिगर मार्क है वो 1 डिग्री है और उसके बाद जो है 5 डिविजन्स है। तो हमारा टोटल जो 1 स्मॉल डिविजन्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/5। अब यदि स्केल की आप बात करो तो स्केल में क्या होता है, 1 से 2 के बीच जो है 10 स्मॉल डिविजन्स है। तो अब डिफरेंस कितना हो गया, 1, 2 माइनस 1 तो 1 डिफरेंस आया है ना। और जितने नंबर ऑफ स्मॉल डिविजन्स है उतने कर दो, मतलब 1/10। तो 1/10 आप करोगे तो कितने आएंगे, 1 स्मॉल डिविजन का वैल्यू 0.1। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया कि आपको कैसे ये चीज़ को देखना है, हमारे 1 स्मॉल डिवीज़न की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आप सीख गए हो। आगे देखते हैं फिर स्टेप 4 में क्या है। फिर क्या करना है कि वॉश द थर्मोमीटर विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो फिर अब हमें थर्मोमीटर को कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में वॉश करना है, या फिर कोई भी क्लीन वाटर में आप वॉश कर सकते हो। फिर इसको फर्मली होल्ड करना है और थोड़ा इसको सेक करना है, जर्क देना है। हम जर्क क्यों देते हैं, ताकि जो हमारा थर्मोमीटर जैसे रखा था उसकी हो सकता है उसके मर्क्यूरी के लेवल में एक्सपेंसन आ गया हो, जो सराउंडिंग्स के टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, तो इसलिए जब उसको जर्क देते हैं, उसको सेक करते हैं, तो जो मर्क्यूरी का जो लेवल है वो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, मतलब हमारा जो मर्क्यूरी का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए, तभी हम उससे मेजर कर सकते हैं अपने बॉडी का टेम्परेचर। इसी के लिए हम उसको जर्क देते हैं। ठीक है, फिर नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। फिर अब जो थर्मोमीटर का बल्ब है, जो शाइनिंग टाइप का जो बल्ब है, उसको अपने टैंक के अंदर रखिए, या फिर बहुत बार हम लोग आर्मपिट के अंदर या फिर आइस के क्लोज में क्लोज वाली स्किन पे रख के आप चेक करते हैं कि क्या है हमारा बॉडी टेम्परेचर। लेकिन सेफ है कि आप टंग के अंदर रखो। ठीक है, फिर इसको 1 मिनट तक टंग के नीचे ही रख के उसके बाद इसको आप निकाल कर इसकी रीडिंग को चेक कीजिए। तो यही जो आपका जो उस
मर्क्यूरी थ्रेड में जो एक्सपेंशन दिखेगा, जहाँ तक आपको एक्सपेंशन दिखेगा, वही आपके बॉडी का टेम्परेचर होगा। ठीक है, अब क्या है कि हम जो नोट है हमारा कि द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ इट्स यूनिट। जो हमारा टेम्परेचर होगा, जो आप थर्मोमीटर में आप चेक कर रहोगे, वो भी उसमें भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कि डिग्री सेल्सियस में है या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में है या फिर केल्विन में है। ठीक है, टेम्परेचर तीन तरह का, आप तीन तरीके से मेजर कर सकते हो। तीन तरह की यूनिट होती है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक है, अब आता है कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना होता है। तो तीनों में हम लोग बात करेंगे। यदि आप सेल्सियस की बात करो तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होती है ह्यूमन की, 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में बात करो तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में 310 केल्विन। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको लाइफ टाइम याद रखना है, अभी भी और आगे भी। ये जीके का क्वेश्चन भी होता है इससे कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कितने होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट और केल्विन में 310 केल्विन। ठीक है, फिर होता है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर से आप सिर्फ ह्यूमन बॉडी का ही टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। ठीक है, जो घर में आपके थर्मोमीटर है उससे सिर्फ आप बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। ये नहीं कि बस हमने गर्म पानी किया उसको जाके उसकी टेम्परेचर मेजर करने लगे या फिर किसी और लिक्विड की टेम्परेचर मेजर करने लगे, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो जो उसकी डिज़ाइनिंग है वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए ही है। ठीक है, और आपको ना तो उसे सन में डायरेक्ट जाके धूप में भी नहीं रखना है कि अच्छा धूप की जो सन की टेम्परेचर उसको मेजर करता है क्लिनिकल थर्मोमीटर से, तो ऐसा भी नहीं करना है। अदरवाइज़ वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो सकता है, और ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, जो मर्क्यूरी उसके अंदर है वो बाहर आ जाएगा। और मर्क्यूरी जो होता है बहुत ही वो टॉक्सिक है ना, तो वो बहुत तरह से हमें हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए, इसलिए वैसा नहीं करना है। उससे सिर्फ बॉडी की टेम्परेचर ही मेजर करना है। और अब ये है जैसा कि हमने पढ़ा कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर का रेंज होता है मेजर करने का, वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। क्यों ऐसा, इतना ही क्यों होता है, क्योंकि जो नॉर्मली जो टेम्परेचर होती है ह्यूमन बॉडी की वो 35 डिग्री सेल्सियस से ना तो कम होती है और ना ही 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होती है। इसलिए ये एवरेज एक रेंज रखा गया है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब है कि क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखने चाहिए जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से रीडिंग ले रहे हों। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करना है कि थर्मोमीटर को अच्छे से वॉश करना है क्लीन वाटर में या फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में। फिर हमें इंश्योर करना है कि जो मर्क्यूरी के लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो हो, और यदि नहीं है तो क्या करेंगे, हम उसे सेक करेंगे, थोड़ा जर्क देंगे, है ना। फिर क्या करना है कि थर्मोमीटर के जो मर्क्यूरी का जो लाइन है, थ्रेड जो है मर्क्यूरी की, उसको अपने लाइन ऑफ साइट के पैरेलल में रखना है, सामने रखना है। ठीक है, लाइन ऑफ साइट के। फिर जो हमारा थर्मोमीटर है उसको बहुत ही केयरफुली होल्ड करना है। ये नहीं कि बस मतलब हल्के हाथों से पकड़ा है, एक झटके से वो नीचे गिर गया। अगर वो किसी चीज़ से टकराता है या टूट जाता है किसी तरह से, तो जैसा कि हमने पढ़ा कि क्या होगा, मर्क्यूरी बाहर आ जाएगा और वो टॉक्सिक होता है, तो हमें वो हार्म कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो थर्मोमीटर का बल्ब है उस साइड से आपको होल्ड नहीं करना है, थर्मोमीटर को, बल्ब को टच नहीं करना है। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा, टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा, उसका एक्यूरेट रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो आपको जिधर बल्ब है उस साइड नहीं टच करना है, उसके अदर एंड को, थर्मोमीटर के अदर एंड को पकड़ना है। तो ये हो गए प्रिकॉशन। और अब आते हैं हमारे दूसरे टाइप के जो थर्मोमीटर हैं। कौन सा, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। जैसा कि हमने पढ़ा कि हम जो लिक्विड है या फिर कोई अदर जो मटेरियल है, मैटर है, उसके टेम्परेचर हम मेजर नहीं कर सकते क्लिनिकल थर्मोमीटर से, तो फिर ऐसे थर्मोमीटर की ज़रूरत पड़ेगी हमें जिससे कि हम पानी को मेजर कर सकते, मतलब पानी के टेम्परेचर को मेजर कर सके, या फिर अदर लिक्विड के, या फिर लैब में जो भी केमिकल यूज़ होते हैं उसके टेम्परेचर को मेजर कर सके। इसकी ज़रूरत पड़ी तो हमारा क्या है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर। और थर्मोस मतलब हॉट होता है, मेट्रोन मतलब मेजर होता है, तो थर्मोमीटर का इस तरह से बना है थर्मोमीटर हमारा। ठीक है, तो अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर्स अदर दैन ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। अब क्या है कि जैसे हम
क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ हम नहीं कर सकते लैब में या फिर किसी लिक्विड का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, वैसे ही लेबोरेटरी थर्मोमीटर का भी यूज़ हम नहीं कर सकते ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। क्यों नहीं कर सकते ये अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और जैसे कि हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज था 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो है रेंज वो क्या है -10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे सेल्सियस छूट गया है तो आप यहाँ पे नोट डाउन करोगे -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर है कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो डिज़ाइन किया गया है लैब पर्पज से फॉर चेकिंग बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और टेम्परेचर ऑफ अदर सब्सटेंसेस। इसकी हेल्प से आप बॉइलिंग पॉइंट मेजर कर सकते हो लैब में, या फिर घर में पानी का भी आप कर सकते हो, फ्रीजिंग पॉइंट कर सकते हो, फिर अदर चीज़ों का भी टेम्परेचर मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है। अब है कि हम इसे यूज़ कैसे करेंगे, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज कैसे करेंगे। जैसे हमने पढ़ा कि कैसे उसकी रीडिंग लेनी है क्लिनिकल थर्मोमीटर की, ठीक है। तो अभी हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर के लिए आपके एनसीईआरटी बुक में एक्टिविटी 4.4 दिया हुआ है, बोला जा रहा है उसमें कि आप जो है एक बीकर या फिर मग में टैप वाटर ले लीजिए, उसमें थर्मोमीटर को डीप कीजिए और इस तरह से डिप करना है कि जो बल्ब है वो इमर्ज हो वाटर में कम्प्लीटली, बट इट शुड नॉट टच द बॉटम, या फिर ना तो बॉटम टच होना चाहिए कंटेनर के, ना ही साइड्स ऑफ द कंटेनर टच होना चाहिए, मतलब किधर से भी टच ना हो, बस उसे अच्छे से होल्ड करना है और वर्टिकली पकड़े रहना है उसको, ठीक है। और हमें ऑब्जर्व करना है जो कि मर्क्यूरी में मूवमेंट हो रहा है, एक्सपेंसन हो रहा है, ठीक है। और वेट करेंगे कि जब तक वो जो थर्मोमीटर का एक्सपेंसन है, थर्मोमीटर में जो थ्रेड में एक्सपेंसन हो रहा है वो जब तक कि स्टीडी ना हो जाए, कांस्टेंट ना हो जाए, तब तक हम वैसे ही पकड़े रहेंगे उसे। उसके बाद जब वो स्टीडी हो जाएगा तो हम उसकी रीडिंग को नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर को। और अब एक चीज़ है कि क्या यदि हम जैसे क्या करते थे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम टंग के नीचे रखे, फिर जब टेम्परेचर 1 मिनट तक हमने छोड़ा, फिर उसको बाहर करके रीडिंग चेक किया कि कितने फीवर हैं या फिर नहीं है, या हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना मेजर करते हैं टंग से हटाने के बाद, है ना। लेकिन यदि हम अभी जैसे लेबोरेटरी थर्मोमीटर में यूज़ करने के लिए मग में डाला था थर्मोमीटर को, ठीक है, होल्ड किया था हाथ में वर्टिकली, तो यदि हम निकाल कर थर्मोमीटर को निकाल कर उसकी रीडिंग को नोट डाउन करते हैं तो क्या क्या होगा, मतलब वैसे ही रहेगा जैसा कि हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर के केस में था। तो इसका आंसर है नहीं। यदि आप पानी से निकाल लोगे थर्मोमीटर को तब इसकी रीडिंग लेने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, जैसे ही आप पानी से निकालोगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर को तो आप देखोगे कि इसका जो मर्क्यूरी का लेवल है वो तुरंत ही बिलो हो जाता है, मतलब तुरंत इसका एक्सपेंसन जो मर्क्यूरी में हुआ था वो डाउन हो जाता है, बल्ब में चला जाता है ना। तो इस तरह से हम जो है मतलब लेबोरेटरी थर्मोमीटर के हेल्प से नहीं ले सकते रीडिंग, थर्मोमीटर को बाहर निकाल कर कंटेनर से नहीं कर सकते जैसा कि हम क्लिनिकल थर्मोमीटर में कर पाते थे। और ये क्यों होता है, क्या डिफरेंस है, ऐसा क्या अलग कंस्ट्रक्शन है लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर में जिसकी वजह से ऐसा होता है कि हम उसको बाहर निकालने के बाद भी रीडिंग ले सकते हैं और इसको हम बाहर पानी से बाहर निकालते हैं तो इसकी रीडिंग नहीं ले पाते हैं, है ना। तो डिफरेंस यही है कि आप जब फिगर देखोगे, फिगर आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर का फिगर देखा था तो उसमें क्या था कि जो बल्ब के पास में, ठीक है, बल्ब जो था बल्ब के पास में एक किंक था, है ना, किंक, जो कि मैंने बोला भी था कि अगले वीडियो में हम लोग किंक के बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे किंक था और इस वीडियो में देखो आप, इस स्लाइड पे आप देखो लेबोरेटरी थर्मोमीटर में कोई किंक नहीं है, कोई किंक नहीं है। तो यही डिफरेंस है, यही वजह है कि उस क्लिनिकल थर्मोमीटर से आप बॉडी टेम्परेचर मेजर तब भी कर सकते हो जब उसे बॉडी कॉन्टैक्ट से हटा देते हो, लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर के केस में यदि हम कंटेनर से निकाल देते हैं थर्मोमीटर को तो हम उसकी रीडिंग नोट डाउन नहीं कर पाते, मतलब कंटेनर में पकड़े हुए ही हमें उसकी रीडिंग को नोट डाउन करना पड़ता है। तो उसका वजह यही है किंक, ठीक है। फिर से हम पीछे देखते हैं तो इसमें भी क्या है, प्रिकॉशंस लेने मस्ट है,
जब हम रीडिंग ले रहे हैं तो जो भी प्रिकॉशंस हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर के केस में लेना था वो भी इसमें लेना है। इसके साथ एडिशनल क्या है कि हमें क्या करना है, इसको वर्टिकली पकड़े रहना है। इट शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड, इसको सीधा वर्टिकली अपराइट वे में पकड़े रहना है, टिल्ट नहीं करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि बल्ब जो है वो मतलब कंप्लीटली सराउंडेड हो, जिस चीज़ की भी आप टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे हो। यदि पानी की तो चारों तरफ से वो बल्ब जो है पूरी तरह से इमर्ज्ड होना चाहिए पानी में, ठीक है। यदि बर्फ़ की तो बर्फ़ भी चारों तरफ से बल्ब के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साइड से है और दूसरे साइड से नहीं है तो भी हमारा सही सही टेम्परेचर का मेजरमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2 एडिशनल प्रिकॉशंस हमें रखने हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर के केस में। और अब आगे देखते हैं, वाई डज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैव अ किंक। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो आप इसका आंसर आप क्या बोलोगे, जैसा हमने देखा कि क्या हुआ था, पढ़ चुके हैं कि किंक क्यों ज़रूरी है होना, है ना। वो क्या करता है, किंक क्या करता है, हमारे मर्क्यूरी के लेवल को फॉलो बैक होने से बचाता है, ठीक है। अब इसका आंसर आप देख सक रहे हो कि इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर किंक plays an important role. It prevents the mercury present in the capillary tube to fall back in the bulb. वो फिर से बल्ब में ना चला जाए, जैसे कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर के केस में हो रहा था कि जब हमने निकाला तो उसका जो मर्क्यूरी का लेवल है वो बल्ब में फिर से आ जाता है। तो सो it separates the mercury at high temperature and cool mercury and allow the user to note the reading when thermometer is taken out. यदि किंग नहीं होता तो क्या होता कि हम जैसे ही मुंह से बाहर निकालते थर्मोमीटर को, उसकी रीडिंग फिर से क्या हो जाती, मतलब बिलो 35 डिग्री हो जाती, हम रीडिंग नहीं ले पाते सही से, है ना। तो किंग हमारे लिए बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए ज़रूरी है ना। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर इज स्केल फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस और फ्रॉम 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं कि हमारा कितना होता है इसका रेंज, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर का क्या होता है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया। दूसरा क्या है, मर्क्यूरी लेवल डज नॉट फॉल ऑन इट्स ऑन एज देयर इज अ किंक नियर द बल्ब टू प्रिवेंट द फॉल ऑफ मर्क्यूरी लेवल। ये भी हम लोग अभी पढ़े कि किंक होता है बल्ब के पास जो कि प्रिवेंट करता है द फॉल ऑफ मर्क्यूरी लेवल। फिर लेबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक नहीं होता है ना, मर्क्यूरी लेवल फॉल ऑन इट्स ऑन एज नो किंक इज प्रेजेंट। फिर टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मोमीटर में है, टेम्परेचर कैन बी रीड आफ्टर रिमूविंग द थर्मोमीटर फ्रॉम आर्म पीट और माउथ। हम बाहर निकाल लेते हैं थर्मोमीटर को, तब भी उसकी रीडिंग को आप नोट डाउन कर सकते हो, है ना। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के केस में ऐसा नहीं होता है ना। टेम्परेचर इज रीड वाइल कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सोर्स सच एज लिक्विड और एनीथिंग। फिर है क्लिनिकल थर्मोमीटर में टू लोअर द मर्क्यूरी लेवल जर्क्स आर गिवन। इसमें क्लिनिकल थर्मोमीटर में मर्क्यूरी के लेवल को डाउन करने के लिए हम उसे सेक करते थे, जर्क देते हैं, है ना। और लेबोरेटरी के थर्मोमीटर के केस में नो नीड टू गिव जर्क टू डाउन द मर्क्यूरी लेवल ऑटोमेटिकली। इसमें जर्क देने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली ये जब हम निकालते हैं सोर्स से तो वो खुद ही फॉल हो जाता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज टू टेक द बॉडी टेम्परेचर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूज टू टेक द टेम्परेचर इन लेबोरेटरी। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, उसी का एक कंक्लूजन वाला पॉइंट था ये। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ठीक है। तो ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ का लोकेशन का चेंज होना, पोजीशन का चेंज होना, है ना। ट्रांसफ़र जब आप बात करते हो ट्रांसफ़र, तो इससे यही समझ में आता है कि चीज़ों का मतलब एक जगह से दूसरे जगह का जाना आना ही ट्रांसफ़र है ना। तो कैसे जो है ये हीट का फ्लो होता है, किस तरह से, यही हम लोग को पढ़ना है इस टॉपिक में, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे। तो क्या एग्जांपल है हमारा कि एक जो आप किचन में फ्राइंग पैन जब आप रखते हो गैस ऑन करके, तब फिर क्या होता है, गैस क्या है, गैस में हीट है ना। सोर्स ऑफ हीट क्या है, गैस स्टोव, ठीक है। फिर उस पर आपने पैन को रखा, पैन क्या था पहले, कोल्ड था, है ना।
पैन कोल्ड था। अब जब उसको रखते हो, जैसे जैसे टाइम पास होता है, टाइम बीतता है, तो क्या होता है, हमारा जो कंटेनर है या फिर जो फ्राइंग पैन हमने गैस के ऊपर रखा था वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है ना। तो इस तरह से आपको इससे क्या समझ में आता है। फिर एक और चीज़ फिर क्या करते हैं कि हम थोड़ी देर गर्म कर लिए फ्राइंग पैन को, फिर उसको हटाकर गैस के स्टोव से हटाकर हमने नीचे रख दिया। फिर क्या होता है कि वो धीरे धीरे कूल होने लगता है, जो हमारा फ्राइंग पैन है वो कूल होने लगा है। तो इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका कि जब हमने फ्राइंग पैन को गैस स्टोव पे रखा तो वो गर्म हो रहा था, फिर हमने उसको बंद कर दिया गैस को और नीचे रख दिया फ्राइंग पैन को, तो वो कूल होने लगा। इसका क्या मतलब है कि जहाँ एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, जैसे अभी गैस के केस में किसके पास एनर्जी थी, गैस के पास, है ना, गैस स्टोव के पास एनर्जी थी, तो वो किसको दिया, जो कि ठंडा था। ठंडा क्या था, हमारा फ्राइंग पैन जो है वो ठंडा था। तो जिसके पास हीट है वो, जिसके पास नहीं हीट है उसको देता है, मतलब हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ हीट का फ्लो होता है ना। दूसरा एग्जांपल हमने क्या किया था कि अब जो है बर्तन को, हमारा जो फ्राइंग पैन है उसको उतार कर नीचे रख दिया, ठीक है। तो वो क्या था, अब हॉट था वो, अब उसके पास एनर्जी थी, फ्राइंग पैन के पास एनर्जी थी, और जब हमने उसको नीचे उतार दिया, ठीक है, तो उसके जो सराउंडिंग्स एयर थे वो क्या थे, ठंडे थे उसके कंपैरिजन में, है ना। तो अब क्या था कि जो फ्राइंग पैन है वो एनर्जी दिया अपने सराउंडिंग्स एयर को, ठीक है, या फिर उसके टच में यदि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है तो उसका। तो इस तरह से हमें समझ में आता है कि जो हीट का फ्लो होता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है, वो किधर से होता है, हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरह। आप देख रहे हो फिगर में भी, जो एक रेड ब्लॉक दिख रहा है वो हॉट है, दूसरा ब्लू ब्लॉक है वो क्या है, कोल्ड है। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट किधर से हो रहा है, रेड ब्लॉक टू ब्लू ब्लॉक, है ना। तो हीट का फ्लो होता है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। और अब दूसरा एग्जाम्पल में देख रहे हो आप कि टी रखा है ना, टी कप में टी रखा हुआ है और वो गर्म है धीरे। अब यदि ऐसे क्या करते हो आप, जो टी है उस टी कप में बाहर जाके आप ऐसे ही छोड़ दो, तो क्या होता है, आप जल्दी उसको नहीं पीते हो, क्या होगा, धीरे धीरे वो ठंडी हो जाती है चाय, है ना, ठंडी हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि चाय जो है और सराउंडिंग दोनों के कंपेरिजन में किसके पास हीट थी ज़्यादा, चाय के पास, टी के पास ज़्यादा हीट थी, तो वो रिलीज़ कर दिया, वो दे दिया किसको, अपना हीट का ट्रांसफ़र किसको कर दिया, अपने आसपास की सराउंडिंग्स को, जो उसके कंपैरिजन में ठंडे थे, है ना। तो इस तरह से ट्रांसफ़र हो गया हीट का, इसलिए वो जो चाय है, वो टी जो है बाहर रखी हुई, वो ठंडी हो गई। और ये तब तक ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता रहता है जब तक कि दोनों जो सब्सटेंस है, दोनों का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, ठीक है। वो चाय तब तक ठंडी होती रहेगी जब तक कि जितने के सराउंडिंग्स के टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए, ठीक है। दोनों की जब टेम्परेचर बराबर हो जाएगी तो फिर उससे और कुछ मतलब हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। फिर देखते हैं आगे कि जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, हीट का ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो 3 तरह से होता है, 3 तरीके से होता है। तो कौन कौन से तरीके हैं, कंडक्शन पहला, फिर कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन, ठीक है। तो अब कंडक्शन क्या होता है, तो कंडक्शन होता है द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी प्रोसेस में तो यही होता है हीट ट्रांसफ़र में कि हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होता है। लेकिन इस केस में कंडक्शन किस में होता है, वैसे सॉलिड्स में होते हैं जिसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं, ठीक है, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स। ऐसे सॉलिड्स आप जानते हो कि जो सॉलिड्स होते हैं उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, क्लोजली अटैच्ड रहते हैं, है ना, उसमें आपस में गैप नहीं होता, ठीक है। तो वैसे सब ऑब्जेक्ट में कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। जो
मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में होगा वो पहले गर्म होगा, उसके बाद वो गर्म होगा तो वो वाइब्रेट होने लगा, अपने मेन पोजीशन पे वाइब्रेट होने लगेगा। ठीक है, आप भूखे रहते हो तो इतनी एनर्जी नहीं रहती, आप इतना खेलते कूदते नहीं हो। जब आपको खाना दे दिया जाता है, एनर्जेटिक चीज़ें आप खा पी लेते हो तो क्या होता है, आपकी बहुत एनर्जी आ जाती है, आप उछलने खेलने कूदने सब करने लगते हो, है ना। तो उसी तरह जो मॉलिक्यूल है जो कि डायरेक्ट हीट के कॉन्टैक्ट में है वो एनर्जाइज हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है, फिर वो मूव होने लगता है और वाइब्रेट होकर जो उसके आसपास के मॉलिक्यूल है उसको भी हीट ट्रांसफ़र कर देता है, फिर उसके बगल वाले को ट्रांसफ़र करता है। इस तरह से हीट का ट्रांसफ़र होता रहता है और सभी एनर्जी रिसीव करके अपने मेन पोजीशन पर वाइब्रेट होते रहता है। इस तरह से पास ऑन होता रहता है हीट का, एनर्जी का, इन केस ऑफ कंडक्शन। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये है कि जो क्या सारे तरह के ऑब्जेक्ट में, सारे सॉलिड्स में ये हीट का ट्रांसफ़र होता है? तो नहीं। किस में होगा? कंडक्टर्स में। सिर्फ वैसे मटेरियल में हीट का ट्रांसफ़र होगा जो कि कंडक्टर होगा, और इंसुलेटर में हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तब ये है कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। तो ऐसे मटेरियल, ठीक है, द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजली आर कंडक्टर्स। ऐसे मटेरियल जो कि हीट को अलाउ करता है कि ठीक है मेरे थ्रू पास हो जाओ आप, ठीक है, कंडक्ट होने देता है अपने थ्रू, ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं कंडक्टर। जैसे कि कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, ये सब क्या है? कंडक्टर्स हैं। ठीक है, फिर है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होगा? जस्ट उसके अपोजिट, ऐसे मटेरियल जो कि अलाउ ना करे कि हीट को अपने थ्रू पास होने ना दे, है ना, वैसे मटेरियल को इंसुलेटर बोलेंगे। तो इसमें कौन कौन से, जैसे कि प्लास्टिक, बोर्ड, पेपर, ये सब क्या है? इंसुलेटर्स हैं। ठीक है, तो हीट का ट्रांसफ़र सिर्फ वैसे मटेरियल में होंगे जो अपने थ्रू हीट को फ्लो होने दे, तो वैसे मटेरियल को ही बोलते हैं कंडक्टर्स। ठीक है, आई होप कि वो कंडक्शन आपको समझ आ गया। अब बढ़ते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? ये भी एक हीट ट्रांसफ़र का ही मेथड है, मोड है। ठीक है, पर इसके थ्रू किस में होता है? वो तो हमने पढ़ा कि वो सॉलिड में जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो कंडक्शन के थ्रू होता है। तो कन्वेक्शन के थ्रू किस में होता है ना? ये है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ हीट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ वार्मर मैटर। ठीक है, जब हीट मिलता है तो आपस में जो मॉलिक्यूल्स है मूव होने लगते हैं। ठीक है, तो ये कन्वेक्शन वहाँ पे टेक प्लेस होता है। तो इसका यूज़ आप करते हो लिक्विड्स में। ठीक है, लिक्विड में हीट ट्रांसफ़र या फिर गैसेस के हीट ट्रांसफ़र में यूज़ होता है कन्वेक्शन का। और जो लिक्विड और गैस मिलकर क्या बनाते हैं? फ्लूइड। इनको कंबाइंडली क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। तो फ्लूइड में हीट ट्रांसफ़र होता है कन्वेक्शन के थ्रू। ठीक है, और ऐसे मटेरियल जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, जिसमें जो कंडक्टर है उसमें कंडक्शन के थ्रू होता है हीट का ट्रांसफ़र, और जो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट है, मतलब जो इंसुलेटर्स हैं, उनके थ्रू जो हीट का ट्रांसफ़र होगा वो कौन से मेथड से होगा? कन्वेक्शन मेथड के थ्रू। ठीक है, अब ये आप देख रहे हो फिगर में कि कन्वेक्शन ऑफ हीट इन वाटर कैसे है। क्या होता है कि जब, जैसे कि यहाँ पे एक कैंडल रखा गया, ऊपर एक बीकर है, उसमें पानी रखा गया है, उसको गर्म किया जा रहा है, तो क्या हो रहा है? जो मॉलिक्यूल है वो, जो नीचे की पानी है वो पहले गर्म होगी, तो जो रेड वाला आपको दिख रहा है वो रेड जो है वो वार्मर वाटर है। तो जो पहले गर्म हो गया वो क्या होता है? आप जानते हो कि जब लिक्विड या फिर गैस जब गर्म होता है तो वो हल्की हो जाती है, हल्की हो जाती है तो वो क्या होगा? ऊपर उठेगा, और जो ठंडे पानी है या फिर गैसेज वो क्या होते हैं? नीचे जाते हैं। ठीक है, जो चीज़ गर्म हो जाता है, गर्म पानी या फिर हवा, वो ऊपर उठता है, और जो ठंडे हवा है या फिर पानी है वो क्या होता है? उसकी जगह लेता है, जो कि ऊपर उठकर हवा या पानी चला गया है। तो इसमें जो रेड वाला दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? वो गर्म होकर पानी ऊपर की ओर जा रहा है, और जो ब्लू वाला है वो ठंडे पानी है जो कि उसकी प्लेस लेने के लिए उसकी जगह पे आ रहा है। इस तरह से ये कन्वेक्शन का प्रोसेस होता रहता है, और इस तरह तब तक होता रहता है ये प्रोसेस जब तक कि पूरा पानी जो है एक टेम्परेचर तक गर्म ना हो जाए, मतलब पूरा इक्वली गर्म ना हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट में। अब इसका एक है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कन्वेक्शन मेथड का। ठीक है, तो कन्वेक्शन मेथड में सी ब्रिज और लैंड ब्रिज क्या है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या होता है कि जैसे कि हमने पढ़ा कि जब कोई चीज़ गर्म हो जाती है, हवा गर्म हो जाती है पर पानी, तो क्या होता है? वहाँ की आसपास की हवा जो है ऊपर उठती है, गर्म हवा, और ठंडी हवा जो होती है वो नीचे जाती है। तो क्या होता है कि डे टाइम पे ओशन और
लैंड में एक प्रोसेस होता रहता है। क्या प्रोसेस होता है कि जैसे धूप, दिन में क्या होती है, धूप हो रही है तो धूप होता है, तो लैंड जो है ना, लैंड का एक ये है क्वालिटी कि बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, ठीक है। और इसके कंपैरिजन में जो सी है, मतलब पानी जो है, पानी जल्दी गर्म भी नहीं होता और जल्दी ठंडा भी नहीं होता। लैंड जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी होता है, और जो पानी है वो जल्दी गर्म भी नहीं होता, क्योंकि इसकी बॉइलिंग टेम्परेचर कितनी है, 100 डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है। तो इसको 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने में टाइम लगता है ना, तो जल्दी गर्म नहीं होता और वो ठंडे भी इतना जल्दी नहीं होता। तो क्या होगा कि दिन के टाइम में क्या होता है कि जब धूप निकलती है, लैंड जो है गर्म हो जाती है, लैंड की हवा जो है लैंड के ऊपर वो गर्म हो जाती है और वो धीरे धीरे ऊपर उठती है, और उसके जो ज़मीन के आसपास की जो जगह है वहाँ पे क्या वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो वहाँ की गर्म हवा थी वो तो ऊपर उठ गई, तो वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो जो सी के तरफ की जो ठंडी हवाएं हैं, ठीक है, सी के जो कोल्ड हवाएं हैं वो क्या करती है, वो उसकी जगह को लेने के लिए आ जाती है लैंड की तरफ। तो इससे क्या होता है ना कि जब आप सी के करीब में जाओगे दिन में, तो आपको ठंडी ठंडी हवाएं फील होगी, है ना। इसलिए लोग जाते भी हैं घूमने गर्मियों के मौसम में सी एरियाज़ में, है ना, कि वहाँ पे ठंडी दिन में ठंडे ठंडे लगेंगे, इसलिए क्योंकि जो गर्म हवाएं होती है लैंड तरफ की वो चली जाती है सी के तरफ, है ना, नहीं वो ऊपर उठ जाती है, और जो सी के तरफ कोल्ड हवाएं होती है वो आ जाती है उसकी जगह पे, तो हमें ठंडे ठंडे महसूस होते हैं। तो वो क्या हो गया, वो क्या कहलाता है, सी ब्रीज, द ब्रीज दैट ब्लो फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग द डे। जब सी की तरफ से हवाएं आ रही है, ठंडी हवाएं लैंड की तरफ, ठीक है, जैसे कि एज एयर राइजिंग ओवर द वार्मर लैंड इज रिप्लेस्ड बाय द कूलर एयर फ्रॉम एबव द सी, ठीक है। तो वही कि जब गर्म हवाएं लैंड की ऊपर उठ जाती है, तो उसकी जगह लेने के लिए जो सी की तरफ से ठंडी हवाएं आती है उसी को क्या बोलते हैं, सी ब्रीज, ठीक है। क्लियर हो गया। अब है लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज क्या होता है, द ब्रीज दैट ब्लोज फ्रॉम द लैंड towards the sea after sunset. The warmer air above the water continues to rise and cooler air from over the land replace it, creating a breeze. Land breeze क्या है कि जब सनसेट हो गया, ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो लैंड है वो धीरे धीरे ठंडा ही होना शुरू होगा, ठीक है, लैंड ठंडा होना शुरू होगा। और जैसा कि हम जान रहे हैं कि लैंड जो जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा भी होता है। तो अब क्या होगा कि जो सी का पानी है, सी का पानी वो तो गर्म होता रहा, तो अभी पूरी तरह उसे टाइम भी लगा गर्म होने में, और अब उसे ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। तो इसके कंपैरिजन में जो लैंड की हवा है वो तो ठंडी हो गई, पर अभी सी की जो हवा है वो गर्म है। तो वो क्या होगी कि सी की हवा वो ऊपर उठेगी, है ना, ऊपर उठेगी, और जो लैंड की हवा है, जो लैंड की ठंडी हवा है, वो उस साइड उसकी जो जगह है लेने के लिए उस साइड जाएगी सी के तरफ, है ना। तो उस तरह के जो ब्रिज क्रिएट होंगे उसको क्या बोलेंगे, लैंड ब्रिज। मतलब जब डे टाइम में सी की तरफ से कोल्ड हवाएं लैंड की तरफ आ रही है, ठीक है, क्योंकि लैंड की जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर उठ गई है, तो वो सी ब्रिज कहलाया। और जब लैंड की ठंडी हवाएं सी के तरफ जा रही है, क्योंकि सी का जो एयर है, सी के ऊपर का जो एयर है वो गर्म होकर ऊपर उठ गया, तो उस तरह के ब्रिज को लैंड ब्रिज बोलते हैं। आप फिगर में भी देख रहे हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, और ये सब हो क्यों रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन प्रोसेस। अब है हमारा लास्ट रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन ये भी क्या है, वही हीट ट्रांसफ़र का ही एक मोड है ना। ये अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, सन के थ्रू जो हीट हम तक पहुंच रहा है ना, वो एक रेडिएशन है। रेडिएशन के तरह ही, रेडिएशन की वजह से ही ये हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, सन से अर्थ तक आ रहा है, हम लोग तक पहुंच रहा है ना। और इसकी मतलब खासियत क्या है कि रेडिएशन को कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है हीट ट्रांसफ़र के लिए। रेडिएशन इज़ ए फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफ़र दैट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। हीट ट्रांसफ़र करने के लिए रेडिएशन को कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कंडक्शन में क्या था कि मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट हो वो मतलब कांटेक्ट में होना चाहिए, है ना, जिसको आप हीट ट्रांसफ़र कर रहे हो वो आपस में टच में होना चाहिए, कांटेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। और कन्वेक्शन में भी क्या था कि एक जगह से दूसरे जगह रिप्लेस हो रही है विद द हेल्प ऑफ मीडियम, है ना। बट रेडिएशन में क्या हो रहा है कि इसमें आपको मीडियम की ज़रूरत नहीं हो रही है। सन से डायरेक्ट हम तक जो है लाइट पहुंच रही है, हीट पहुंच रही है, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है ना, किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं हो रही है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो कि आग जला हुआ है, उससे हम हाथ सेक रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है रेडिएशन का।
इट इज़ यूज फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन वैक्यूम एज वेल। इससे वैक्यूम में भी हीट का ट्रांसफ़र होता है। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम ऐसी चीज जगह जहाँ पे ना तो सब्सटेंस है, ना तो कुछ भी नहीं है, ना एयर है, कुछ भी, ना कोई मॉलिक्यूल है, वो ऐसी जगह को क्या बोलते हैं? वैक्यूम। और ये रेडिएशन क्या यूज़ कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हीट ट्रांसफ़र करने के लिए ये यूज़ कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया कि कितने टाइप्स के हीट ट्रांसफ़र होते हैं। अब तीनों को एक ही फिगर में हम समझते हैं, जो हमने 3 टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र पढ़ा है। जैसे कि कंडक्शन, ये क्या है? ये हीटर है या फिर आग जला हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर हमने एक पॉट में पानी लिया है और जो इसका हैंडल है वो भी स्टील का बना है या फिर कोई भी कंडक्टर मटेरियल का बना है, ठीक है। और जब वो क्या हो, धीरे धीरे गर्म हो रहा है, तो वो हैंडल जो है, जस्ट बिकॉज कि वो कंडक्टर, वो भी गर्म हो जाएगा, है ना। और क्यों? क्योंकि वो पॉट से कनेक्टेड है, इसलिए वो गर्म हो रहा है। हम डायरेक्ट उसको तो उसके कांटेक्ट, आग के कांटेक्ट में नहीं ला रहे हैं। हमारे जो पॉट है वो उसके ऊपर रखा है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि पॉट भी गर्म हो रहा है, उसके साथ हैंडल भी गर्म हो जा रहा है। तो ये कौन से मोड हुआ? मोड ऑफ ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन। ये कंडक्शन का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। अब देखिए कन्वेक्शन क्या हुआ कि देखिए वो जो पॉट है उसमें वाटर है। वाटर क्या है? जो नीचे साइड पहले वाटर है वो पहले गर्म होगा, है ना। जो आग के कांटेक्ट में थोड़ा नज़दीक है वो पहले गर्म होगा, फिर वो गर्म होगा तो गर्म हो के क्या होता है? जान रहे हैं हम लोग कि जो एयर होता है या फिर लिक्विड है वो गर्म होने के बाद ऊपर उठता है। तो जो गर्म लिक्विड है वो ऊपर आ जाएगा, फिर उसकी जगह लेने के लिए जो ऊपर की ठंडी पानी है, ठंडे पानी है, वो उसकी जगह होने के लिए नीचे जाएंगे। तो इस तरह सर्कुलेशन होता रहेगा और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि पूरा जो है पूरे पानी का एक इक्वल टेम्परेचर ना हो जाए, है ना। तो ये हो गया एग्जाम्पल कन्वेक्शन का। और अब रेडिएशन, रेडिएशन का एग्जाम्पल क्या हो गया कि ये आग जला हुआ है, उसके ऊपर आप रख रहे हो पॉट को, और इस तरह से हमारा पानी गर्म हो रहा है, पॉट गर्म हो रहा है, हैंडल गर्म हो रहा है ना। और कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है ना, आग के साथ कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है उस पॉट का, तो भी गर्म हो रहा है। तो ये क्या यूज़ कर रहा है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हेल्प से इस चीज़ को, इस पानी को, इस पॉट को गर्म कर रहा है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ आया। और यदि कहीं किसी भी स्लाइड में, किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइए, मैं उस चीज़ को फिर से क्लियर करूँगी, ठीक है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।